ये तो बिल्कुल सही है कि हमारी विदेश नीति कई मोर्चों पर उस तरह से प्रभावी नहीं दिख रही है जैसा कि अतीत में होता रहा। हमारी ताकत एक दुनिया के तमाम मसलों पे रही है। हम केवल अपने तक सीमित नहीं रहे और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से ही अपनी आज़ादी के काल से भारत ने अपनी ताकत दिखाई और उसकी बात सुनी जाती रही है। हाल के दिनों में ये स्थितियां बदली हैं और इसलिए बदली हैं कि मुझे लगता है कि विदेश नीति के नाम पर प्रधानमंत्री जी के गौरवगान को ज़्यादा प्राथमिकता दिया गया और हमेशा इस बात को महत्व दिया जाए कि एक ये माहौल बनाया जाए कि दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। डंका बजाने के नाम पर राष्ट्रीय हित के लिए क्या किया जाना चाहिए था, डिप्लोमेसी में किस तरह की निरंतरता चाहिए थी, उसके साथ कहीं ना कहीं व्यवधान आया है। अब एक कनाडा में जो कार्यक्रम चल रहा है, जो G7 की बैठक हो रही है, उस बैठक में भारत का आमंत्रित किया जाना या इसके पहले ना आमंत्रित किया जाना, जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है, आप पूरे बयान को पढ़िए। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि इन एडिशन bilaterally we have now agreed importantly to continued law enforcement dialogue, so there has been some progress so that recognizes issues of accountability. I extended the invitation to Prime Minister Modi in that context. सामान्य सी बात थी। निज्जर के मामले में सारा उसका स्टेटमेंट आया, मैंने पूरा स्टेटमेंट मामला पढ़ा कार्नी का, पूरी बात उन्होंने कहा, मैंने पढ़ा, मेरे पास है वो सर। ये बात उन्होंने कही और बाकायदे न्यूज पर्सन के साथ उन्होंने ये बात कही है। इश्यू तो यही था, आप प्रैक्टिकली सोचिए कि क्या कनाडा हिंदुस्तान को अलग थलग करने की स्थिति में है? स्वाभाविक तौर पर 10वां देश है, 10वें नंबर का देश है जिससे कनाडा भारत का व्यापार चलता है। दुनिया के जितने देशों के साथ व्यापार करता है कनाडा, उसमें 10वें स्थान पे है भारत। कोई ऐसा देश नहीं था जिसको आप यूं ही नकार देते। स्वाभाविक तौर पे भारत को नकारना कनाडा के लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन जब राष्ट्रीय हित का सवाल आ जाएगा, ऐसे इश्यूज आ जाएंगे जिसको लेकर के उनके अपने नागरिकों को संबोधित करना होगा, स्वाभाविक से के पास सवाल पैदा होंगे। फिर ट्रेड भी उसके पीछे हो जाएगा, उनकी अपनी राजनीति महत्वपूर्ण होगी। उसके अलावा कनाडा क्या कह रहा था कि उस जिसको आप पाकिस्तान भारत खालिस्तानी करता है, उसकी मौत के बारे में जांच में सहयोग करने की बात थी। आप आउटराइट कैसे मना कर सकते हैं कि नहीं नहीं हम किसी तरह का सहयोग नहीं होगा, और वो देश कैसे स्वीकार कर लेगा? उसके अपने नागरिक सड़क पर उतरे हुए हैं, भारत के ऊपर लगातार इस तरह के आरोप लग रहे हैं। 7 या 8 लोग हैं जो उस पर नामजद है, उसमें उनका नाम आ रहा है। बात यहां तक चली गई कि इंडिया ने कनाडा के डिप्लोमेट्स को हटा दिया और कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट्स को हटा दिया, अपनी संख्या कम कर दीजिए। तो इस स्वाभाविक स्थिति नहीं थी वो कि वो भारत को जो कनाडा अमेरिका से लड़ने के लिए तैयार है। क्या कहा था डोनाल्ड ट्रंप कि हम एक कर देंगे, हम और हमें एक अपना राज्य बना लेंगे आप कनाडा को। इस तरह की धमकी उन्होंने दी। कनाडा ने सुन लिया, क्या जबरदस्त प्रतिकार किया और कहा कि आपको व्यापार करना हो कीजिए, ना करना हो मत कीजिए। अब कनाडा के सामने भी स्थिति थी कि जब उसका तनाव बढ़ता जा रहा है अमेरिका के साथ, तो अपने व्यापार को बहुआयामी बनावे, अन्य देशों के साथ उसका विस्तार करे, वो अपनी निर्भरता जो उसके अमेरिका के साथ बनी हुई थी उससे हटने की कोशिश करे। इस प्रयास में भी उसको भारत की जरूरत है। ऐसी तमाम स्थितियां थी जिससे कनाडा खुद भी चाहता है कि वो भारत के साथ उसका संबंध खराब ना हो। भारत की भी जिम्मेदारी बनती थी कि इस अवसर का वो लाभ उठाते। आप तने रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। आज स्थिति आई कि नहीं आई? आप उस पूरे मामले में जो जांच के में सहयोग की बात कनाडा कर रहा था, जिसको भारत एकदम सिरे से खारिज कर रहा था, इसके सुनने के लिए कुछ तैयार नहीं था। आप सुने कि नहीं सुने? सुनना पड़ा। तो एक जो स्थिरता चाहिए आपको डिप्लोमेसी में, केवल दिखने के लिए कि हमने ऐसा काम कर दिया, अगर आप करेंगे तो डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है कि एक कंटिन्यूटी चाहिए, एक निरंतरता चाहिए। वह उस निरंतरता में अगर आपकी कमी आएगी तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। भारत की जो अब आज स्थिति क्या है निरंतरता की, तो आप ये 2014 में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, नेवर्स फर्स्ट। आज कहां चलेगी वो पॉलिसी? 2014 से लेकर के आज तक नेवर फर्स्ट की पॉलिसी में कितना दूर आगे बढ़े आप?
जिस पाकिस्तान के साथ भारत के संवाद नहीं हो रहे थे, मनमोहन सिंह के एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, उन्होंने इनकार कर दिया था नवाब शरीफ से मिलने से कि मैं नहीं मिलता। अब पूरे सम्मेलन में उन्होंने दबाव बनाया पाकिस्तान को घेरने की, और भारत सफल रहा। राष्ट्रमंडल सम्मेलन में, राष्ट्रमंडल देशों के सम्मेलन में पाकिस्तान की सदस्यता खत्म करा दी भारत ने उस सम्मेलन के दौरान। उस देश के प्रधानमंत्री को मोदी जी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, ये नारा दिया, नेम स्पष्ट। अब वो कहाँ है? अभी जो आपने संसदों के प्रतिनिधिमंडल को आपने भेजा, उसमें क्या किसी पड़ोसी देश के प्रतिनिधिमंडल गया क्या? किसी भी देश में, नेपाल में, भूटान में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव में, किसी भी ऐसे देश में, मान ली पाकिस्तान को आप किनारे कर दीजिए, कहीं कोई बात हुई? नहीं हुई। तो आप अपने विदेश नीति में अगर आप जो अस्थायित्व है, अगर उसमें कमी आएगी तो फिर तो आपके हित प्रभावित होंगे, उससे आप बच नहीं सकते। और दुनिया के किसी भी देश ने जो भी अपने इस तरह के परिवर्तन किए हैं, उसको नुकसान उठाना पड़ा, वो बच नहीं सकता उससे। आज स्थिति है कि आपके साथ कोई क्यों नहीं खड़ा है। आप प्रधानमंत्री जी का याद कीजिए, जब इजराइल और हमास का झगड़ा हुआ, उन्होंने क्या बयान दिया था। बाद में विदेश मंत्रालय ने उसे किस तरह से उसका खंडन किया और अपनी परंपरागत जो विदेश नीति थी उसका पक्ष रखा। पश्चिम एशिया के मामले में सवाल है कि पश्चिम एशिया के देशों के मन में जब अगर आप इस तरह से कम्युनल राजनीति करेंगे तो लोगों के मन में नाराजगी नहीं पैदा होगी। आखिर आप वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता थी, जिनका बयान के ऊपर किस तरह की प्रतिक्रिया वहां हुई और किस तरह का क्या कार्रवाई करनी पड़ी बीजेपी को। ये तमाम ऐसे इश्यूज हैं कि आप अपनी नीतियों से ही, अपनी सोच से ही, अपने कार्यक्रमों से ही अपनी विदेश नीति को भी मजबूत रख सकते हैं। और विदेश नीति में जो आपकी हनक, जिस बात के लिए आप जाने जाते रहे, आप लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाने जाते रहे, आप सद्भाव के लिए जाने जाते रहे, आप धर्मनिरपेक्षता के लिए जाने जाते रहे, संविधान में विश्वास करने के लिए जाने जाते रहे, लोगों की व्यक्तिगत आजादी के लिए जाने जाते रहे हैं। आज स्थिति क्या हो गई आपकी? जो दुनिया के पैमाने पर अब धार्मिक गतिविधियों को लेकर के जो रिपोर्ट जारी होती है, उसमें कहां से कहां चले गए आप। लोगों की निजी आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी में का जो सवाल है, प्रेस फ्रीडम का जो इंडेक्स है, उसमें आप कहां से कहां चले गए। तो आप एक आर्थिक ताकत बन नहीं पाए, जो एक नैतिक ताकत है, सॉफ्ट पावर जिसको कहते हैं आप, उस पावर में आप घटते चले गए। कौन से आपके पास ताकत रह जाएगी? आज अगर चीन की बात सुनी जा रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति भी चीन से दूसरे देश में जाकर के मिलने के लिए बाध्य हो रहा है, तो उसकी आर्थिक ताकत है, उसकी वैज्ञानिक ताकत है। वो आपको झुकाने के लिए तैयार है कि नहीं आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अब चीन का राष्ट्रपति अमेरिकी प्रधान राष्ट्रपति से बात करने के लिए तैयार होता है, नहीं फोन बात नहीं करेंगे। वो उनके किसी इन्विटेशन को स्वीकार करने करने के लिए स्वतंत्र अपने आप को साबित करता है। उसने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई। हम क्या कर रहे हैं? हम न तो अपनी वैज्ञानिक ताकत बढ़ाने के लिए तैयार है, न वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए। क्या कोई ऐसा उत्पाद है दुनिया में, कोई ऐसा उत्पाद आप करते हैं कि दुनिया भारत की तरफ देखती है कि नहीं ये चीज तो भारत में ही मिलेगी, हम भारत के अंदर देखी नहीं कर सकते। चीज तो तमाम ऐसे देशों ऐसी चीजों को बनाता है, क्या आप नहीं बना सकते? जो एक क्रम था जिसमें वैज्ञानिक सोच को और वैज्ञानिक गतिविधियों को, प्रौद्योगिकी को विकसित करने के जो रास्ते अख्तियार किए गए थे, उसमें हम कहाँ पिछड़ गए। और क्या इसके बगैर आप दुनिया में अपनी कोई ताकत बना सकते हैं क्या? आप केवल इस बिना पर कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। अरे मार्केट में की परचेज कैपेसिटी कितनी है? आपके आकार से थोड़ी बातें तय होती है। आप कितना सामान खरीद सकते हैं, आपके नागरिकों के पास बाजार में जाने और पैसा खर्च करने की कितनी ताकत है, ये बात काउंट करती है दुनिया में। अन्यथा कोई कौन पूछ रहा है आप? क्या जो छोटे देश हैं वहां पे वो बाजार नहीं है? इसलिए छोटे देश से बाजार है कि उनकी परचेज कैपेसिटी बहुत है। कोई महंगी से महंगी चीज उनके बाजार में मिल जाती है, हम तो नहीं बेच पाते। अब टेस्ला आप याद हो रहा है, मतलब लग्जरी कार का मार्केट शेयर कितना है? 35 लाख से लेकर के 2 करोड़ तक की जो कारें हैं, उनका शेयर कितना है देश में? 2% जितने उपभोक्ता है कार के। तो क्या 2% मार्केट शेयर के लिए कोई अरबों रुपए इन्वेस्ट कर देगा? क्यों आ जाएगा आपके पास? तो तमाम चीजें थी इसमें। ये जो अब सोचिए कि G7 में
लगभग जितने मैंने यूक्रेन तक को आमंत्रण भेज दिया गया, उसके बाद आप आमंत्रित किए जा रहे हैं। ठीक, आमंत्रण मिल गया। मेरे व्यक्तिगत राय भी थी कि जो G7 अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है, डिजिटल लेन देन की बात कर रहा है, दुनिया में शांति बहाली की बात कर रहा है, उस वो हिंदुस्तान की अनदेखी कैसे कर सकता है? क्या अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा भारत की मौजूदगी के बगैर संभव है? इतना बड़ा देश है ये, एक बड़ी भूमिका इसकी है। आप भारत के बगैर आप चर्चा कर लेंगे, लेकिन बावजूद इसके दक्षिण अफ्रीका बुला लिया गया, मेक्सिको बुला लिया गया, यूक्रेन बुला लिया गया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया गया, उसके बाद आपका नंबर आएगा। गोया कि बैक चैनल कोई ना कोई बात तो हो ही रही थी, जो प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्गी के बाद से ये बात सामने आ गई। और एक ऐसा विषय नहीं था जिस विषय को इस सम्मेलन के पहले इसका निदान नहीं किया जा सकता था। आपको खुले मन से चीजों को सोचना पड़ेगा, जिसमें राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देनी पड़ेगी और विदेश नीति के नाम पर अपने जो दलीय